स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रेशवा एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2017 का जो मॉडल पेपर है पूरा अच्छे से सॉल्यूशन, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स, इन तीनों का क्वेश्चंस रहेगा इस वीडियो में। और हाँ, यदि इससे पहले आप यदि 2019 का नहीं देखे हैं वीडियो, 2018 का नहीं देखें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके ये दोनों ईयर का वीडियो आप देख सकते हो। यानी एग्ज़ाम देने से पहले बहुत अनिवार्य है कि आप सभी वीडियो देख कर जाएं। और हाँ, रही बात इस वीडियो के जो पीडीएफ्स हैं वो आपको मिल जाएगा किसमें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। और इस वीडियो को देखने से पहले मैं पहले ही कह दूंगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब पहले ही कर लेना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आने वाले अपकमिंग तुम्हारे एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हमारे यहाँ पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है A to Z। यदि आप पॉलिटेक्निक की किसी भी ईयर में पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये नंबर आपको मैं दे दे रहा हूँ, ये बहुत काम आएंगे आपके पहले। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज। और 2017 के पेपर आज सॉल्यूशन कराते हैं, आप चेक करके लास्ट में ज़रूर बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं लेके आ रहा हूँ वह है आपका क्या, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से दूरी का मात्रक नहीं है। इसमें कौन ऐसा है जो दूरी का मात्रक नहीं है? देखो, फर्मी, एंगस्ट्रम, एस्टेरेडियन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी। और टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, रेशवा एकेडमी सर्च करो, टेलीग्राम के लिए मैं बता रहा हूँ सबसे बेहतरीन रेशवा एकेडमी। ठीक है, जब इसको आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे ना तो 3700 प्लस स्टूडेंट उसमें मिलेंगे, उसी में जुड़ना। बाकी फर्जी ग्रुपों से सावधान रहना, ये मेन ग्रुप है, यहाँ पे जुड़ोगे डेली क्विज होता है, पीडीएफ से मिलते हैं, और वीडियो उसी में शेयर भी किया जाता ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पार्सेक मात्रक है। पार्सेक किसका मात्रक है? तो पार्सेक गाइस किसका मात्रक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप सभी को मैं बता दूं, पार्सेक जो है वह दूरी का मात्रक है, डिस्टेंस का। ठीक है, खगोल विज्ञान में। नेक्स्ट ये कह रहा है वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है? जो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है, ये आपको मैं बता दूं कि वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वह क्या बताता है? ए प्रारंभिक वेग, बी त्वरण, सी अंतिम वेग, डी विस्थापन। ओके, तो ये आपको बताता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? सिंपल सी बात है, सदिश राशि है, यही पूछा आपसे। तो क्या इसमें सदिश राशि कौन सा है? बल एक सदिश राशि है। नेक्स्ट, दूरी, द्रव्यमान, चाल तो होंगे नहीं। सघन माध्यम से परावर्तन पे कलांतर होता है, मतलब सघन माध्यम से जो परावर्तन होता है वह किस कलांतर पे होता है? तो पाई कलांतर पे होता है। ठीक है, पाई इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान के ब्लॉक पर 2 मीटर की दूरी तक 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो ब्लॉक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? क्या कहा? गतिज ऊर्जा पूछा है ना, तो पहले हम त्वरण निकाल लो भैया। त्वरण क्या दे रखा है? पहले तो 5 न्यूटन का बल दिया है, मतलब F बराबर क्या होता है देख लो पहले ही, F बराबर होता है m इंटू ए, तो विच इम्प्लॉइज दैट ए बराबर F की वैल्यू 5 न्यूटन, m की वैल्यू 20 किलोग्राम रख दो। यहाँ से तुम्हारा 1/4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण आ गया। ठीक है, इतना तुम्हारा हो गया। अब सिंपल सी बात ये पूछ रहा है, तुम्हारा फार्मूला होता है क्या? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये जीरो होगा क्योंकि प्रारंभिक वेग जीरो, तो तुम्हारा आ जाएगा, देखो v इज इक्वल टू, कलर चेंज करने तो जरा, अंडर रूट में 2as, a की वैल्यू 1/4 रखो, s की वैल्यू क्या कहा? 2 मीटर की दूरी विस्थापन हो रहा है, 2 मीटर, तो रख दो जरा। सिंपल सी बात, v की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 मीटर प्रति सेकेंड, ये आ गया। अब हमें गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं, k बराबर हाफ m v स्क्वायर, तो हाफ m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू तुम्हारी है 20, v की वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा? 10 जूल
राइट आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं? तो 10 जूल राइट आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे ही करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हमें चीज़ें ऐसे, गतिज ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? सिंपल सी बात है, यहाँ पे पहुँच जाओ लास्ट में। गतिज ऊर्जा के लिए चाहिए वेलोसिटी। अब वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? त्वरण। बिना त्वरण की वेलोसिटी नहीं निकलेगी। तो भैया पहले लगाएंगे F बराबर m में, दूसरे टाइप पे लगाएंगे हम ये, थर्ड में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? सिंपल सा आंसर है, धारा कहते हैं उसको। ये सेक्शन नहीं, करंट होगा, करंट। ठीक है, धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम जल्दी से। 8वां जो कह रहा है, पृथ्वी पर वायुमंडल होने का कारण क्या भैया? पृथ्वी पर जो वायुमंडल, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ गुरुत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कार्य करने की दर को क्या करते हैं? कार्य करने की दर को क्या करते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। नेक्स्ट चलो, कह रहे यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी। यदि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? देखो ना, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। अगर यम दोगुना करेंगे तो ये भी दोगुना हो जाएगा, मतलब दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है, एक गतिमान न्यूट्रॉन स्थिर कण से टकराता है तो न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा में हानि का भिन्नात्मक रूप क्या होगा? ठीक है, एक गतिमान न्यूट्रॉन स्थिर कण से टकरा जाता है तो न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा में हानि का भिन्नात्मक रूप क्या होगा? 16/25। ओके, 16/25। ये पूछोगे कैसे? इसको मैं प्रूव करा दूंगा। बस इस क्वेश्चन को इतना याद रखना कि जब ये क्वेश्चन आया कि एक गतिमान न्यूट्रॉन स्थिर कण से टकराता है तो 16/25 भिन्नात्मक का हानि हो जाता है। नेक्स्ट, एक प्रतिरोध पर 10 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 0.02 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध होगा। V दे दिया 10 वोल्ट, I दे दिया 0.02 एम्पियर, तो V बराबर होता है I इंटू R। तो R हमें निकालना है, तो R बराबर V/I। तो V कितना है? 10, 0.02। सॉल्व कर दो, कितना आएगा? जब भी सॉल्व करोगे तुम तो कितना आएगा? एनी आइडियाज गाइस? देख लो, 2 × 5 = 10, 5 डबल 0, 500 ओम। ठीक है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चले, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया, अगर मजा आ रहा है तो भाई लाइक करो। किसी ईयर की तैयारी करनी है तुमको, इस नंबर पे कांटेक्ट करो। ठीक है, बहुत बढ़िया, A to Z पॉलिटेक्निक की पूरी प्रिपरेशन ऐसे कराऊंगा ना, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें, इतने गजब तरीके से तैयारी। ठीक है, रिकॉर्ड रहा है। किस कारण बांध को नीचे से चौड़ा बनाया जाता है भाई? इसका एक ही रीजन है, गहराई के साथ जल का दाब जो है बढ़ जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन कह रहा है कि धात्विक लोलक की घड़ी 0 डिग्री सेल्सियस पे सही समय दिया जाता है। यह 25 डिग्री सेल्सियस पे एक दिन में इतना सेकंड से क्षय होता है, तो धात्विक लोलक का रेखीय प्रसार गुणांक कितना होगा? रेखीय प्रसार गुणांक पूछ रहा है। ठीक है, तो डेल्टा टी बराबर सिंपल सी बात है, क्या करेंगे हम? 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड कर दो 86,400। एक दिन में 6 सेकेंडों की संख्या पूछ रहा है ना, ये डेल्टा टी हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब यहाँ से हमें अल्फा निकालना है, यही अल्फा जो हम लोगों ने देख रहे हैं। बस डिवाइड कर दो, डेल्टा टी दिया है, ये इधर दिया है, 2 इधर आ जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा तुम्हारा 2 डेल्टा टी अपॉन में क्या? अपॉन में 86,400 गुणे ये डेल्टा थीटा। अब वैल्यू पुट कीजिए आप, कोई बात नहीं। 2 गुणे डेल्टा टी क्या दिया है? 12.5 सेकेंड टाइम दे रखा है, और ये डेल्टा थीटा दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 गुणे 86,400, ये फार्मूला होता है, लगा दोगे, क्या आंसर आएगा पता है? सिंपल सा आंसर आ जाएगा 1/86,400 प्रति डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, प्रति डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि प्रिज्म का कोण ए बराबर 60 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री सेल्सियस है। अब दे 30 डिग्री है तो सेल्सियस में नहीं होगा, डिग्री में होगा, सॉरी। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक, ठीक है, प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या हो सकता है? भाई सिंपल सी बात, प्रिज्म का अपवर्तनांक जो होता है हमने बताया, साइन फार्मूला होता है ए प्लस डेल एम अपॉन 2, कई बार बताया था उधर, साइन ए बाई 2। इसमें हमें क्या करना है, ये है विचलन, मिनिमम डेविएशन एंगल, ये वाला, ठीक है। ए क्या है, ये वाला। बस कुछ करना है, फार्मूला पे ही तो रखना है मेरे साथियों, फार्मूला पे ही तो रखना है भाई। फार्मूला पे पुट करो, तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने होगा। साइन ए की जगह 60 डिग्री, डेविएशन की जगह 30 डिग्री, अपान 2 बटे में साइन 60/2। इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा √2 आ जाएगा आंसर, तो √2 आंसर होगा। नेक्स्ट 16 कह रहा है हीरे में प्रकाश की चाल जो है v बराबर, हाँ इतना है, ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा? सिंपल सी बात यही पूछा, तो इसको थोड़ा सा हम लोग मीटर में चल कर लें तो 12,1,000, ठीक है। अब देखो भैया मीटर में कर लो जरा, 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर को जब चेंज करेंगे तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अपवर्तनांक बराबर c/v, c प्रकाश का चाल है, 3 × 10⁸ बटा v क्या है, ये चाल है, रख देंगे साथियों। तो जब रखोगे तो इसका होमवर्क बताना क्या आंसर आएगा, ठीक है, तुम्हें दे दे रहा हूँ होमवर्क में। नेक्स्ट सब बता दिया मैंने, कैलकुलेशन कर लेना उसमें। निम्न में से किस सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर कार्य कर सकता है? अन्योन्य प्रेरण पे, जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है, यहाँ पे म्यूचुअल रहेगा, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, ठीक है। किस पे? म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, मतलब एक दूसरे से प्रेरित होना जो कहते हैं ना। एक 100 वोल्ट परास का वोल्टमीटर जिसका आंतरिक प्रतिरोध 20 किलो ओम है, एक उच्च प्रतिरोध R के श्रेणी क्रम में 110 वोल्ट की स्रोत से जुड़ा है। यदि वोल्टमीटर का पाठ्यांक 5 वोल्ट हो तो R का मान क्या होगा? R का मान पूछ रहा है, ठीक है, ओके। R का मान क्या होगा? सिंपल सी बात समझना, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक सर्किट बनाना हमें, ये R की वैल्यू है, यहाँ पे वोल्टमीटर लगा है, ऐसे बन गया सर्किट, ये तुम्हारा भी वोल्टेज लगा है यहाँ पे भी, ये 110 वोल्ट की क्या है, स्रोत है, सोर्स, बैटरी सोर्स होती है जहाँ सप्लाई मिलता है। ये कैपिटल R है, ये 100 वोल्ट का है और 20 किलो ओम का है। अब पूछा क्या है हमसे? पूछा ये जा रहा है कि R का मान, ठीक है, तो वोल्टमीटर के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा? आप ये पता लगा लीजिए, ये 5 वोल्ट दे रहा है, यदि वोल्टमीटर के पाठ्यांक 5 वोल्ट ले रहा है तो वोल्टमीटर का तो पाठ्यांक 5 वोल्ट हो गया, तो परिपथ में धारा करंट I बराबर, इस 5 को यहाँ लिखो, V/R लिख देना। इस सर्किट में करंट कितना होगा अभी पता चल जाए। मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज मेजर कर रहा है 5 वोल्ट, और इसका जो रेजिस्टेंस है भाग दे दो, तो परिपथ में सीरीज सर्किट है तो धारा निकल जाएगा। तो देखो भाई निकल गया, 3 इसलिए लिया क्योंकि ये किलो ओम में है, तो ओम में चेंज कर दिया, तो 0.25 × 10⁻³ कह सकते हो, 0.25 मिली एम्पियर। अब देखो जो R के सिरों पे, जब यहाँ पे 110 वोल्ट लगाए हो, 5 वोल्ट यहाँ खर्च हो गया, तो R के पीछे कितना खर्च होगा? 105 वोल्ट ना, 5 तो उधर खर्च हो गया। तो अब देखो इसमें करंट, अगर R की वैल्यू निकालोगे, तो अब देखो समझ गए होगे कि V की वैल्यू इधर आ गया 105, I की वैल्यू तुम निकाल लिए 0.25 × 10⁻³ अब क्या करोगे? हवन नहीं करना भैया, R बराबर
V बराबर आई आर होता है तो R बराबर V अपान आई, बस रख दो वैल्यू, R की वैल्यू 420 किलो ओम आ जाएगी। कुछ नहीं करना मेरे प्यार से, बस समझने की फेर थी। 420 किलो ओम आ जाएगा। ये थोड़ा सा हार्डनेस वाली क्वेश्चन है ना गाइस, तो करना बहुत जरूरी है। लेंज के नियम द्वारा दिशा निर्धारित की जाती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा, परिपथ में जो इंड्यूस्ड करंट होती है ना, उसके डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा, सही संबंध क्या है इसमें, सही संबंध पूछा है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो जल्दी से बताइए सही संबंध क्या होगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जब एक द्रव्यमान एक समान अनुप्रस्थ काट ए, लंबाई एल तथा प्रतिरोध आर के तार को वृत्ताकार आकृति मोड़ दिया जाता है तो व्यास के सिरों पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध जस्ट एंड जस्ट क्या होगा बताइए, R/4 हो जाएगा। जैसे देखो सिंपल सी बात ही है, जैसे एक यल लंबाई का तार है, हमने ऐसे मोड़ दिया गोल में यल, तो ये लंबाई तो पूरी यल ही है। अब यहाँ पे एक पॉइंट मान लेता है ए, यहाँ पे इन दोनों के बीच अब पूछ रहा है स्थिति, किन्हीं भी दोनों कहीं भी मान सकते हो, यहाँ यहाँ, लेकिन हम कहीं यहाँ मान लेते हैं। तो अब ये वैल्यू L/2 हो गई यहाँ तक, और नीचे वाली वैल्यू भी L/2। अब एक तरीके से देखो तुम्हें ये पैरेलल सर्किट, इधर से करंट जाएगी, इधर बढ़ जाएगी, इधर बढ़ जाएगी, फिर इधर आगे मिल जाएगी। ये एक पैरेलल सर्किट ऐसे देखो, ऐसे दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, ऐसे देखो ध्यान से, तो ये L/2 हो गया। तो L/2 की जो रेजिस्टेंस होगी R/2, इसकी भी R/2, जब इसको करोगे तो R/4 आ जाएगा। सॉल्यूशन तो आता ही है तुमको। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, ओम का नियम, ओम का नियम क्या है, ठीक है, सिंपल सी बात, यही पूछा है ना, तो V बराबर IR है, यही ओम का लॉ है। नेक्स्ट कह रहा है किसी तैरती वस्तु का भार बराबर होगा, ठीक है, किसी भी तैरती वस्तु का भार बराबर होगा उत्प्लावन बल के कारण, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है चित्र में दिखाई गई व्यवस्था, ठीक है, में धारा A से B की ओर वृद्धि हो रही है, तो लूप में प्रेरित धारा की दिशा होगी, इस लूप में धारा की दिशा क्या होगी यही पूछा है, ठीक है। तो इस लूप में धारा की दिशा क्या होगी, ये ऐसे, इसको क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में हो जो उसको कहते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। लूप में धारा की दिशा जो होगी क्लॉकवाइज होगी, मतलब कहने का मतलब इसका देखो इधर से आएगी तो अपोज भी करेगी, प्रेरित धारा है ना तो अपोज करेगी। जो प्रेरित धारा होती है मेन धारा का, जिससे मतलब कहने का मतलब जिससे उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है, तो ये इधर जा रहा है तो इसी का विरोध करने लगेंगे, ठीक है, क्या करने लगेंगे, इसी का विरोध। तो साथियों ये हो गया दक्षिणावर्त। अब नेक्स्ट बताओ, प्रकाश के किस रंग की तरंग में न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, किस रंग में, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, लाल में प्रकीर्णन कम होता है। और दूर से देख जाते हो लाल लाल, देखो जब लोको पायलट चलाते हैं ट्रेन तो दूर से उनको रेड वाला दिखता है ना, ठीक है। अब बताओ, एक 200 ओम प्रतिरोध के चालक के सिरों पर 400 वोल्ट का विद्युत वाहक बल रखा जाता है, एक सेकंड में इस चालक से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी जब ये दिया हो तो। देखो दिया है क्या है हमें, V बराबर 400 वोल्ट, ठीक है, R बराबर 200 ओम, ठीक है, दिया है। E बराबर भी दे रखा है, तो हम जानते हैं, पहले करंट निकाल लें, I बराबर V/R से V की वैल्यू R की वैल्यू पता है तो करंट निकाल लो, ये तो निकल सकता है ना, करंट तो निकल सकता है भैया, 2 एम्पियर आ जाएगा, रख दो वैल्यू 400/2, सिंपल सी बात है 2 एम्पियर आ जाएगा। प्रति सेकंड प्रवाहित जो चार्ज होंगे Q बराबर I इंटू टी, I की वैल्यू 2, T की वैल्यू क्या है, T की वैल्यू क्या है, 1 सेकंड प्रति सेकंड 2 कूलाम। अब देखो Q की वैल्यू निकल गई 2 कूलाम, हमें चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकालनी है, अभी वहाँ हम नहीं पहुँचे, अभी थोड़ा सा पीछे हैं, ठीक है। तो अब देखो
अगर ये निकालना है तो Q बराबर होता है N इंटू ई, तो हमें N निकालना है तो N बराबर Q बाई ई। तो Q की वैल्यू 2 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। बस इसको भाग दे दो, भाग दे दोगे तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, इस बहुत बार तुम लोग पढ़े हो गया, बहुत बार पढ़े होगे। ठीक है, 1.25 इंटू 10 टू दी पावर 19। ठीक है, दिस इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। परम शून्य ताप, जो परम शून्य ताप तुम्हारा होता है, अर्धचालक व्यवहार करता है कैसा, परम शून्य ताप पर अर्धचालक कैसे व्यवहार करता है भाई, कैसे, अचालक की भांति। परम शून्य ताप पे अचालक लाइट। ठीक है, ये इंसुलेटर रहेगा आपका, इंसुलेटर, अचालक की बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा है कि आपका जो दिख रहा होगा ये 28 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। ये क्वेश्चन ज़्यादा कुछ कहा नहीं है। ठीक है, कह रहा कि ये जो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में ध्वनि की चालों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ध्वनि की चालों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, बस इतना जान जाओ। अब हम क्या करते हैं, ध्वनि, देखो ध्वनि की हवा में चाल V बराबर अंडर रूट गामा RT अपान स्मॉल m। यहाँ से यह हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों द्विपरमाणु की गैसें हैं, तो द्विपरमाणु गामा का मान दोनों के लिए समान होगा भाई। द्विपरमाणु जो ये वैल्यू होती है इसकी परमाणु पर डिपेंड करता है, कितना परमाणु है। ठीक है, तो उस हिसाब से डिपेंड करती है। तो अब हम देख लें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपान अंडर रूट m पे डिपेंड करेगा। तो हाइड्रोजन का पूछा है पहले, VH2 VO2 बराबर अंडर रूट MO2 अपान, उल्टा हो जाएगा ना क्योंकि ये देखो नीचे है तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो बस वैल्यू रख दो 32/2 मतलब 16 बटा अंडर रूट 1 मतलब 4:1 आ जाएगा। 4:1 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो क्या लंबाई, जो तुम्हारा लंबाई, क्षेत्रफल तथा आयतन प्रसार गुणांकों में संबंध, मैंने बताया था एक बार बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को, कि जो संबंध होता है बीटा बराबर क्या होगा 2 अल्फा, गामा बराबर 3 अल्फा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा तुम्हारा सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। एक चालक में 5 मिनट में 90 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। चालक में धारा का परिमाण 5 टाइम बराबर 5 मिनट, मतलब इसको हम अगर कन्वर्ट कर ले सेकंड में 5 × 60 300 सेकंड हो सकती है। ठीक है, 90 कूलम, Q बराबर 90 कूलम। अब हमसे पूछा क्या है, धारा Q बराबर होता है I इंटू टी, तो विच इम्प्लॉयज दैट I बराबर Q अपान टी। तो Q क्या है 90 कूलम, T क्या है, T क्या है 300 सेकंड। बस डिवाइड करो कितना आएगा, आंसर ला लो भैया, आंसर ला लो। तो दशमलव लगा दोगे तो ऊपर 900 हो जाएगा, 3 तरीके 9, 0.3 एम्पियर इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट, किस नियम के अनुसार द्रव्य का न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, किस नियम के अनुसार। तो इसका सीधा साधा जाता हुआ आंसर होगा, आपका केमिस्ट्री अब स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सिंपल सा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नेक्स्ट क्या हो रहा है, हाँ, प्राउस्ट ने क्यूप्री, देखो थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन लेकिन है कुछ नहीं। ठीक है, यही पूछा है कि प्राउस्ट ने क्यूप्रिक कार्बोनेट के 2 नमूनों पर प्रयोग किया, जिनमें से एक की उत्पत्ति प्राकृतिक है और दूसरा संश्लेषित है। उन्होंने पाया कि इनमें उपस्थित तत्वों का संगठन नीचे दर्शाए गए आंकड़ों का अनुसार है। ठीक है, तो आइए पता लगाती कौन सा आंकड़े जो है संभव है किसके नियम के अनुसार। ठीक है, देखो आंकड़े दे रखे हैं ये। अब हमें ये बताओ, आप सभी ने
पढ़ा होगा, ठीक है, कि गुणित भी पढ़ा, गैल शाख भी मैंने बताया, अवगद्रों का भी, स्थिर अनुपात का नियम, ये सभी बताया मैंने, ठीक है, मतलब लगभग सभी मैंने बता दिया। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है, किस नियम से ये बिलोंग करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। पहले तो कॉपर है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, 3 तत्व हो गए, 3 हो गए, तो गुणित में तो जाना नहीं है इसको। क्यों? गुणित में तो जाना नहीं है इसको, जाना है किसमें? स्थिर अनुपात के नियम में जाना है। किस में जाएगा? स्थिर अनुपात का नियम, ये सही होगा, कांस्टेंट रेशियो, ठीक है। 3 तत्व है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार यदि 2 यौगिक संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक ही तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के स्थिर द्रव्यमान से संयोग करता है, छोटी पूर्ण संख्या अनुपात के रूप में होगा। ये किसका नियम है भैया? ये है गुणित अनुपात। मैंने बताया था कई बार आपको, बहुत समझाया हूँ इस क्वेश्चन को लेके। निम्न में से कौन सा कथन गुणित अनुपात नियम की व्याख्या करता है? बताइए जरा, कौन सा कथन है? तो सिंपल सा जान लो, एक XO2 दो ऑक्साइड से बनता है। अब ऑक्साइड्स आ गए तो समझ जाओ गुणित अनुपात। डाल्टन भैया जय हो। 35 कह रहा है, एक गैस का सूत्र COX है, x की वैल्यू कुछ भी है, इसका वाष्प घनत्व तो 70 है, तब यक्स का मान कितना होगा साथियों? यही पूछ रहा आपसे। तो आपका क्या दिया है यहाँ पे देख लो, सिंपल सा दे रखा है वाष्प घनत्व, तो हमें आणविक द्रव्यमान मिल जाएगा यहाँ से। आणविक द्रव्यमान बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व होता है, तो 2 और गुणे वाष्प घनत्व 170, तो द्रव्यमान कितना? 140। तो C प्लस O का x टाइम कितने बराबर के बराबर होगा? 140 के, ठीक है, यही बात हुई ना। तो देखो C की 12 होती है, ऑक्सीजन की 16, 16 12 28 गुणे यक्स टाइम 140, भाग दे दो, x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 5, ठीक है, x की वैल्यू 5 जो होगी सही होगी। मजा आया? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। नेक्स्ट 36 कह रहा है कि किसी तत्व का तुल्यांकीय भार 4 है, इसके क्लोराइड का वाष्प घनत्व तो इतना है, तो तत्व की संयोजकता कितनी होगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन मेरे हिसाब से। तो अब देखिए, चलिए बताता हूँ। उसमें ये दिया है वाष्प घनत्व दिया है, तो आणविक तुम्हारा द्रव्यमान निकल जाएगा, मोलर द्रव्यमान जिसको कहते हैं, वाष्प घनत्व और गुणे 2, अभी मैंने बताया कुछ देर पहले, तो ये तुम्हारा 118.5 आएगा, ये द्रव्यमान हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, मान लेते हैं यदि सूत्र इसका क्लोराइड का सूत्र MClNO, हमें नहीं पता, ये मान लिया हमने, तो यम का अलग प्लस यन टाइम गुणे Cl, इन दोनों को जोड़ के हमारा क्या होगा? 118.5 होगा भार। तो यम हमें नहीं पता है अभी, तुल्यांकीय भार जो है, ठीक है। तो यन इंटू Cl की वैल्यू 35.5 होती है, इसका भार 118.5, ये हो गया तुम्हारा। अब देखना तुम इसमें क्या कर सकते हो तुम, तुल्यांकीय भार जो है तुम्हारा, क्या करो, m के जो वैल्यू है xn के बराबर कर दो, लो यहाँ पे nx आ जाएगा, ठीक है, मतलब आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 4 है ना, तुल्यांकीय भार 4 है, तो 4n हो जाएगा, तो यहाँ पे n इंटू 4, बस इसको जब सॉल्व करोगे तो n बराबर 3 आ जाएगा, n की वैल्यू 3, मतलब अगर देखो तो MCl3 बन जाएगा, MCl3, तो इसके नीचे यही संयोजकता जाती है, तो यम की संयोजकता 3 हो जाएगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करो जो नहीं आता है, ठीक है। पढ़ाई का रूल रिवीजन है। किसी कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है तथा इसका वाष्प घनत्व 45 हो, तब यौगिक का आणविक सूत्र होगा। यौगिक का आणविक सूत्र पूछा, तो n बराबर आणविक भार, चलो देखना, आणविक भार बटे मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, ठीक है, मूलानुपाती सूत्र।
तो इसका सब दिया है 90 हो जाएगा बटा ये है मूलानुपाती सूत्र 45, सॉरी ये तुम्हारा 30। देखो चलो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़, ये ओ छूटा हम कह रहे हैं। अब इसका निकालोगे तो देखो सी का 12, ऑक्सीजन का 2 + 16, अब देखो 30 आ जाएगा मूलानुपाती सूत्र। मतलब इस सूत्र का जो भार होगा मूलानुपाती सूत्र भार कहलाता है। आणविक भार जैसे वाष्प घनत्व तो 45 दिया है, 2 × 45 कर दो, आणविक भार निकल गया 90, पहले ही बता दिया तो बस रख दिया मैंने। 3 × 3 आ गया, जो एन की वैल्यू है 3 आ गई। तो अब देखो CH2O का थ्राइस कर दो आणविक सूत्र निकालने के लिए, C3H6O3, देखो जो हो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से अगर बात करें कौन सी घटना टेलीविजन चित्र के लिए उत्तरदायी होती है, मतलब ऐसी कौन सी घटना है जो टेलीविजन चित्र के लिए उत्तरदायी होती है। तो जो प्रदीप्त होती है, प्रदीप्त, ये उत्तरदायी होती है, फ्लूशन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल किसका, ये 2 चीज़ें दे रखा है तो चीज़ें देखो मिल क्या रही, नीचे का सभी मिल जा रहा है इसमें, ये भी ठीक है। मतलब परमाणु क्रमांक सेम है, परमाणु भार अलग अलग है। तो जब परमाणु क्रमांक सेम, परमाणु भार अलग है तो समस्थानिक कहलाता है, आइसोटॉप्स। सिंपल सी बात है। किसी परमाणु का रदरफोर्ड परमाणु मॉडल एक छोटे और तंत्र के समान होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मूल कूलाम्बिक बल गणितीय रूप से माना जाता है, से समान होता है। अब समझना बात को, क्या फार्मूला गणितीय रूप से जो फार्मूला तुम्हारा होता है तो ये देखो G(m1m2/r² के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, रदरफोर्ड मॉडल व्याख्या नहीं कर पाया, रदरफोर्ड जो मॉडल था वो व्याख्या नहीं कर पाया। तो आपको मैं बताऊँ रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था, परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना एवं अस्थायित्व को समझाने में असफल रहा, ठीक है। मतलब A और B दोनों विकल्प सही है। अब आगे चलते हैं। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, शुद्ध जल का जो pH मान होता है 7। नेक्स्ट, 1 विलयन का pH मान 3 है, विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता क्या होगी, pH मान दिया है 3, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी यही पूछा। तो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होगी 10⁻⁻ pH होता है, तो 10⁻⁻3 के बराबर हो जाएगा। वो भी किस में होगा, मोल प्रति लीटर में, मोल प्रति लीटर में। तो देखो कहीं दिया होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा माइक्रोकॉस्मिक लवण है, माइक्रोकॉस्मिक लवण कौन सा है, तो Na और क्या हो सकता है NH4 हाइपोफॉस्फेट, ये क्या है माइक्रोकॉस्मिक लवण यानी डी। नेक्स्ट, अयस्कों के सांद्रण के लिए फेन फ्लॉन विधि निम्न में से किस एक का व्यवहारिक अनुप्रयोग है, ठीक है। अधिशोषण का एक व्यवहारिक रूप होता है एब्जॉर्प्शन का। अब नेक्स्ट, जंगरोधी इस्पात जंगरोधक होते हैं क्योंकि, वाई, तो क्योंकि यह एक प्रकार की रश्मीकरणीय यौगिक बन जाता है, ठीक, एमॉर्फस, ओके। अब नेक्स्ट, निम्न धातुओं में से कौन सी संक्रमण धातु है, जिंक, कैडमियम, पारा, स्कैंडियम। तो आप सभी को पता है कि समूह 12 के जिंक, कैडमियम और मरकरी में मूल अवस्था के साथ साथ उनकी समान अक्षीय अवस्था में पूर्ण भरे डिटेन विन्यास, अतः इन्हें संक्रमण धातु नहीं माना जाता है। मतलब ये मतलब स्कैंडियम को ही माना जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोहा और इस्पात की बात कर रहा है, किस उत्पादन पे डिपेंड है, आधारित है, किस उत्पादन पे। तो साथियों ये जो अशुद्धियों के निष्कासन पे आधारित है, ठीक है, अशुद्धियों के निष्कासन पे। ओके, आप देख लीजिए
लेकिन एक चीज़ इसमें ये भी देखो, अशुद्धि के निष्कासन में होता है, अपचयन पे भी होता है लोहे के, अकार्बधर्मी से धातु के इस पे भी होता है, मतलब सभी हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट, ये सभी होंगे, ठीक है। यौगिक बैटरी उद्योगों में उपयोग की जाती है, ठीक है, ओके, समझिएगा बात को क्या कह रहा है। तो इसका आंसर होगा ये सभी प्रयोग करते हैं साथियों। मैग्नीशियम ऑक्साइड की भारी जल का सही प्रदर्शन क्या है? भारी जल का सही प्रदर्शन पूछा है तो D2O इज द राइट आंसर। इस पे मत मार देना सब लोग, D2O सही होगा। निम्न में से कौन सा तत्व मानव हड्डी एवं दांत की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दांत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम इज द राइट। बहुत सिंपल सा आंसर है कैल्शियम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ये कह रहा है वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु बंध श्रृंखला बनाते हैं और कहलाते हैं। ये क्वेश्चन मैं बताया वीडियो लेक्चर में, अगर तुमने देखा है तो ये क्वेश्चन मैं बताया हुआ हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को तो साइक्लो रखें, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु चतुर्थ संयोजी होते हैं। बात तो सही है, 4 मतलब संयोजकता उनकी होती है। अतः हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन क्या होगा? अरे यार सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन एकल संयोजी ही होता है। जैसे मान लो CH4 है तो C से H जुड़ गया, एक से H, तो एक ही होता है इसका। हरे फूलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी? हरे फूलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? उसका सीधा राइट है एथिलीन। अभी तुमने छठ में पकाया होगा। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त होने वाला अल्कोहल है, वह कौन सा अल्कोहल है यही बताइए। तो ग्लिसरॉल इज द राइट आंसर। क्या होगा? ग्लिसरॉल जो होगा सही आंसर होंगे इसका, ठीक है। मैं कई बार बताया हूं ऐसे क्वेश्चन। कॉस्मेटिक पाउडर किससे बनाया जाता है? किससे बनाया जाता है? तो टैल्क, ठीक है। नेक्स्ट दी गई अपक्रिया में सल्फर क्या होता है? सल्फर का क्या होता है? तो दी गई अपक्रिया सल्फर अपचयित होता है, ठीक है। नेक्स्ट CO एवं H2 के मिश्रण को जाना जाता है। CO एवं H2 के जो मिश्रण होते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? आप CO और H2 को किस नाम से? तुम नॉर्मली क्या करोगे? वाटर गैस पे मार के चले आओगे, लेकिन हम तुम्हें बताएं इस वाटर गैस को संश्लेषित गैस भी कहा जाता है। संश्लेषित गैस भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर A एंड B दोनों होगा, ठीक है। नॉर्मली ध्यान रहे। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है नेप्थलीन को सरलता से शोधित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऊर्ध्वपातन द्वारा सही कर दो सकते हो। नेक्स्ट एंड ये केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैथमेटिक्स स्टार्ट होगा जो कि बहुत ही मजा आएगा। अभी आपको वीडियो बने रहना, एक एक क्वेश्चन मतलब 90 क्वेश्चन है, पूरे के पूरे क्वेश्चन करने हैं गाइस, A to Z क्वेश्चन करने हैं आप सभी को। तो कार्बनिक यौगिकों का शोधन, पृथक्करण व शुद्धता की जांच के लिए आधुनिक विधि कौन सी है? वह है वर्णलेखन विधि। तो साथियों मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी तैयारी करनी है तुरंत के तुरंत आप जुड़िए इस नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट करके। आपकी जबरदस्त तैयारी कराई एकदम सस्ते में, बहुत ही किफ़ायती, जो आप सोच भी नहीं सकते जितना पेमेंट उससे भी कम पेमेंट में कराई जाएगी। फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, आपको मॉडल पेपर सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। A to Z मीन्स कहा जाता है। तो आपको हर एक चीज़ दी जा रही है, तो आपको जुड़ने की ज़रूरत है। पर अगर टेलीग्राम में नहीं जुड़े हो तो रेसवा एकेडमी सर्च करो, टेलीग्राम में जुड़ जाओगे। PDF डाउनलोड करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाओ। 18 का 19 का सभी वीडियो लेक्चर्स पढ़े हैं, ठीक है। तो चलिए आगे का सिलसिला आपको अशोक सर बताएंगे। आ रहे हैं अशोक सर, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं और मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं क्या है। और इससे पहले इस क्वेश्चन का फुल PDF ओरिजिनल बुक का पेपर और हमारा टाइप किया हुआ इंग्लिश वर्जन दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं 2019 का फुल सोल्यूशन प्लस PDF, 2 PDF इसका है, प्लस 2018 का पेपर का भी फुल सोल्यूशन और वीडियो
के नीचे दो डिस्क्रिप्शन लिंक में PDF का दिया गया है, ठीक है। तो चलिए, और मैथमेटिक्स को बिल्कुल बेहतर तरीके से सॉल्व कीजिएगा और मज़ा आएगा बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिक्स को सॉल्व करके। 1 बाय 1 हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे प्रीवियस ईयर में कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, इस बार कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब मैं बताता रहूँगा, ताकि जो आने वाला आपका एग्ज़ाम है इसमें आप बेहतर परफॉर्म कर पाए। तो ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से देखते हैं क्या है और कैसे है। क्वेश्चन कह रहा है ABC 3 लोग हैं, मिलकर किसी काम को 2 घंटे में कर सकते हैं। A अकेला उस काम को 6 घंटे में और B अकेले 5 घंटे में कर सकते हैं। तो C अकेले उस काम को कितने देर में कर पाएंगे, C का पूछा है। तो हम क्या कीजिए कि A + B + C तीनों का कार्य में से 1 घंटे का कार्य 1/2 होगा, इसमें से घटा देंगे B और C के कार्य को, है ना। तो B का कार्य कितना है, 1/6 + 1/5। देखो हमने क्या किया है, A + B + C तीनों लोग का जो कार्य था उसमें से A और B के कार्य को घटा दिया तो C का कार्य मालूम चल जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर मामला सही है, इसी को सॉल्व करेंगे, कभी भी आएगा तो 1/2 एलसीएम लेंगे, 5 और 6 30 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर सॉल्व करने पे 5 + 6 यानी कि 11/30 है ना। तो 1/2 में से आप माइनस कीजिएगा 11/30, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, आप बोलोगे सर 30 यानी कि 15। अब माइनस यहाँ पे देखो 30 है ना, तो 15 - 11 है ना। इसको सॉल्व कीजिए फटाफट और बताइए क्या होगा। तो 15 में से 11 को माइनस करेंगे तो 4/30, 4/30। और इसको आप चाहो तो काट लो, 2 से काटो 2 बार में, 2 से काटे 15 बार में, यानी 2/15 घंटे में 1 घंटे का कार्य 2/15 भाग होगा। तो C उस कार्य को कितने टाइम में करेगा, इसी का उल्टा, यानी कि 15/2 घंटे में पूरा कर लेगा अकेले। और 15/2 घंटे को आप साथ सही 1/2 भी लिख सकते हो, ऑप्शन जैसा रहेगा आप उस तरीके से करोगे। बिल्कुल समझ में आया। हमने क्या किया इस सवाल में कि तीनों के कार्य में से A और B को कार्य के घटा दिए तो C का हमें मिल गया, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कैसे है और कैसे सलूशन होगा। धरातल स्तर पर एक खड़ी मीनार की छाया जब सूर्य के उन्नयन कोण 45 से 30 हो जाता है, 40 मीटर ज़्यादा पाई गई, तब मीनार की ऊंचाई, ओहो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। देखो एक मीनार है, ये 45 अंश के एंगल पे है ना। कह रहा जब ये 45 से 30 अंश का कोण बनाती है, यानी जब ये 30 अंश का एंगल बनाती है तो इसकी जो परछाई की लंबाई थी 40 मीटर और अधिक हो गई। अगर पहले ये x थी तो अब ये टोटल कितनी x + 40 हो जाएगी ना। आपसे पूछा है इसकी हाइट कितनी थी, बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें कुछ है ही नहीं। हमें पता है जब एंगल 45 रहता है तो ये वाली दूरी हाइट के बराबर होती है, यानी कि x = h हो कर सकते हैं। आप केवल इसमें tan 30 अंश का फार्मूला लगा दो, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। tan 30 अंश यानी tan थीटा बराबर, आप बोलोगे सर लंब बटा आधार, आधार ये पूरा है यानी कि h + 40। तो आप क्या बोलिएगा कि सर h + 40 है ना। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, इसका गुणा इधर करो तो h + 40 हो जाएगा। √3 इसका नीचे रहेगा तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो √3h। मामला समझ में आया कैसे हो रहा है। बिल्कुल, अब मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो इतना थोड़ा सा एडवांस आप सोचना पड़ेगा। हम h को उधर लेकर जाते हैं तो -h हो जाएगा, दोनों में से h कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, अगर दोनों में से h कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 बचेगा, और यहाँ 40 है रहने दो। तो h बराबर क्या हो गया साथियों, आप बोलो सर 40/√3 - 1 को नीचे लेकर आओ तो √3 में का मान होता है 1.732, उसमें से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, केवल 0.732, और आपको यही वैल्यू पूछा था। यानी 40 में आप 0.732 से भाग कर देंगे साथियों। ये भाग आपको खुद करना है और भाग करने पे आपका कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 54.644 मीटर। यानी कि मीनार की ऊंचाई कितनी थी, 55.64 मीटर। क्लियर है। चलिए एक और सवाल करते हैं, देखते हैं। देखो टॉपिक कवर करते रहो, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा, हाइट एंड डिस्टेंस का पूछा, अगला LCM SCF का पूछा है। तो हमें SCF पूछा है कि इन दोनों संख्याओं का SCF, यानी इसमें और इसमें जो कॉमन है उसका मान पूछा है। तो चलो कॉमन कैसे निकालेंगे, पहले इसका फैक्टर कर देते हैं। इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 8 को लिखेंगे 2 × 4
और x कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? आप बोलोगे सर x के पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, है ना। अब इसका फैक्टर कीजिए, इसका भी फैक्टर कीजिए। इसका फैक्टर करेंगे तो 28 को लिखेंगे आप क्या 7 गुणे 4, हाँ। और इसको देखो x के पावर 6 है तो आप ऐसे लिख दो कि x के पावर 2 का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बना तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर, यानी x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x के पावर 4 a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। b का मान 1 है तो 1 हो जाएगा। अब हमें पता है एक चीज़ कि दोनों में जो कॉमन होती है वही HCF होगा, है ना। HCF वही होता है जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या दिखा? 4 दिखा। और क्या कॉमन है? देखो ये संख्या दोनों में है, प्यार से देखो, x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 4, और ये दोनों में कॉमन है तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम फिक्स हो जाएंगे। ज़्यादा हमें इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, द्विघात समीकरण से देखो अगला सवाल, द्विघात समीकरण का दिया है, एक मूल दे रखा है तब k का मान। हमें पता है जब एक मूल दिया हो, अगर ये x माइनस 7 या k माइनस 7 देता तो सेम टू सेम रख देते। जैसे अगर एक मूल दे देता कि x माइनस 7 है तो हम k बराबर डायरेक्ट 7 रख देते, या x माइनस 7 रहता तो डायरेक्ट रख देते। लेकिन यहाँ पे फ्रेश वैल्यू दी है तो आपको पता होना चाहिए कि मूलों का योगफल और गुणनफल से ही सॉल्व करेंगे। हम मान लेते हैं कि दो मूल हैं अल्फ़ा और बीटा, और बीटा का मान हम मान लेते हैं कि 7 दे रखा है, या अल्फ़ा का मान हो चाहे बीटा का कोई मतलब नहीं है, हम बीटा का मान लेते हैं, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर मूलों का योगफल होता है माइनस बी बाई ए। यही तो फार्मूला है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी का मतलब माइनस और माइनस 50 अपॉन 7, यानी कि 50/7 है। तो अल्फ़ा बराबर यहाँ से आप लिख सकते हो, बीटा का मान आपको पता है, यानी 50/7 में से बीटा उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी बीटा का मान 7 है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके कितना हो जाएगा? एलसीएम 7 हुआ, और 50 7 का गुणा 7 में करेंगे 49 49, है ना। 50 में से 49 को घटाओगे तो आप बोलोगे सर 1/7। ओहो, आपको बी अल्फ़ा का मान पता चल गया 1/7, और बीटा का मान ऑलरेडी पता है 7 है। आपको क्या पूछा है? के का मान। हमें पता है कि मूलों का गुणनफल बराबर होता है c बाई ए, यानी कि c का मान है k और a का मान है 7, है ना। आप बोलोगे सर k/7 रख दो। अल्फ़ा बीटा का मान अभी आपने निकाला, कितना? अल्फ़ा का मान आपने निकाला सर 1/7, बीटा का मान 7 बराबर k/7। देखो 7 से 7 इधर कट गया, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा, और k का मान फ्रेश वैल्यू आ गई कितनी? 7। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है। बहुत ही आसान सवाल है, आपको ऐसे ही करना है। फार्मूले आपको ये दोनों रिवीजन हो गए, मूलों का योगफल का भी गुणनफल का भी। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर करते रहना। ठीक है, लाइक में कंजूसी नहीं चलेगा। कब तक रोकोगे? कभी तो करना ही पड़ेगा लाइक्स। ठीक है, देखो एक घन की प्रत्येक भुजा को 19% का ह्रास होता है, मतलब लॉस हो गया, डिक्रीज हो गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत ह्रास, मतलब इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सरफेस एरिया, ये कितना डिक्रीज हो जाएगा ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था ट्रिक, जब पढ़ाया था कि क्षेत्रफल से रिलेटेड जब हो, जब दो चीज़ें घटे बढ़े, यानी क्षेत्रफल तो x प्लस वाई प्लस XY/100। प्रतिशत कमी का मैंने फार्मूला या प्रतिशत लॉस का फार्मूला बताया था, है ना। कमी हो रही है तो ये वैल्यू निगेटिव में है ना, मतलब लंबाई भी और चौड़ाई भी, यानी x और y दोनों का मान कितना है? -19, क्योंकि ये लॉस हो रहा है। चलो वैल्यू रखो -19, y की जगह भी -19। देखो यहाँ माइनस माइनस रखोगे तो दोनों प्लस हो जाएगा, यानी 19 गुणे 19/100। इस टाइप के सवाल को आप ऐसे ही करोगे। कभी कभी दे देता है आयत है, उसकी लंबाई में इतना, चौड़ाई में इतना, कमी किया जाए या वृद्धि किया जाए, तो ये आपके ऊपर है। लंबाई चौड़ाई अलग अलग मान लीजिएगा। चलो इसको 19 और 19 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 38, है ना।
19 का 19 में अब क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई, तो आपको भी पता है कि 361 होता है सर जी, अपॉन में 100 है ना। तो आपको देखो -38 अब प्लस 361 में 100 का भाग दोगे तो 3.61 आ जाएगा, है ना। आप बोलोगे हाँ सर आ जाएगा, तो आप 38 में से सॉरी ये प्लस में वैल्यू है ना, इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। तो आप बोलोगे सर सॉल्व करने पे आ रहा है -34.39। ये माइनस सिंबल आपको इंडिकेट करा रहा है कि कमी हो रहा है, कितने का 34.39% का। इसके सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर है। ये फार्मूला अगर नहीं मालूम है तो अभी नोट कर लीजिए, मज़ा आ जा रहा होगा तो लाइक करते रहिएगा। आप अपने काम में कोई भी कंजूसी नहीं करेंगे, जब हम आपको सारी चीज़ें दे रहे हैं तो आपको करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। चैनल पे जितने स्टूडेंट न्यू हैं फ़ायदा आप ही का है, इसमें कुछ नहीं। सब्सक्राइब अभी कीजिए सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 वर्षों में 6,000 रुपये जो है ये 8,000 हो जाता है। अच्छा, कितने समय में 525 रुपये 700 रुपये हो जाएंगे। यानी टाइम पूछा है कुल मिला जुला के कि टाइम बता दो कितने टाइम में होगा। तो हमें पता है क्या, साधारण ब्याज यहाँ पे देखो 6,000 से 8,000 हो जा रहा है, तो ब्याज कितना है साधारण ब्याज यानी कि SI। आप बोलोगे सर साधारण ब्याज कितना है 2,000 रुपये। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन। मूलधन कितना है 6,000 से हुआ है गुणे दर। किस दर से हुआ है ये दर हमें नहीं मालूम है, तो हम आर ही रखेंगे। गुणे समय है ना, 4 वर्षों में हो रहा है ना, तो समय की जगह 4 रख दो। अब बटा फार्मूला होता है 100। ये फार्मूला बच्चे को याद होना चाहिए साधारण ब्याज का। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, है ना। देखो 4 से 200 को काटे कितने बार में 50 बार में, तो आपका आर का मान कितना आ गया 50/6 को नीचे लेकर आएंगे 50/6। अब इसको छोटा कर लेंगे तो 25/3 हो जाएगा 2 से काट के, तो आर का मान आपको निकल गया। अब यही यूज करना है। देखो सेकेंड स्टेटमेंट 525 रुपये से ये 700 रुपये हो जाता है, तो ब्याज कितना बढ़ा याद है, ब्याज कितना बढ़ा। आप बोलोगे सर ब्याज जो है इन दोनों में 700 रुपये होने में ये 175 रुपये अधिक हो रहे हैं। आप इन दोनों का अंतर कीजिएगा, 700 में से 525 को माइनस कर दो। आप बोलोगे सर ब्याज जो है 175 रुपये, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, यानी मूलधन कितना है अब 525 है इसके लिए, क्योंकि 525 से 700 हो रहा है ना मूलधन, गुणे ये कह रहा है यदि ब्याज की दर समान हो, यानी कि रेट यही रखोगे। रेट कितना 25/3 मूलधन गुणे दर गुणे समय। ये टाइम पूछ रखा था, बटा में 100। आप चाहो तो ऐसे लिख दो 100, है ना। 100 इस यहाँ पे भी लिख सकते हो। चलो तो फ़ायदा क्या हुआ सर, देखो फ़ायदा कैसे होगा आपका, फ़ायदा इस तरीके से होगा 25 से 100 को काट दीजिए कितनी बार में 4 बार में, है ना 4 बार में। और आपको पता है कि 175 का 3 बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 होता है। इस 3 से इस 3 को काट दिए, क्या बचा ऊपर t बचा नीचे 4, तो हम 4 का इधर मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, तो t बराबर 4 ईयर। क्या 4 ईयर। मज़ा आया, आसान है यार। आप मैथमेटिक्स को थोड़ा सा फील करेंगे, समझेंगे, कोशिश तो कीजिए, चीज़ें आसान है। देखो यही फार्मूला यहाँ पे भी लगाया, यहाँ पे भी लगाया, ठीक है। एक एक चीज़ें आप समझते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 6 घंटियाँ एक साथ बजती हैं। 6 मंदिर में कोई घंटी हैं बज रही हैं, उनके बजने का अंतराल ये 2 4 6 8 10 12 सेकेंड में बजती है ना। जैसे टन दे बची, फिर बची, फिर बजी। आपसे पूछा है कि 1 घंटे में वो एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो ऐसा सवाल जब भी आए क्या करना, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकाल लेना। किसका 2 का 4 का 6 का 8 का 10 का और 12 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 120 सेकेंड। चेक कीजिए फटाफट कि आ रहा है कि नहीं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ,
ये एलसीएम ये बताता है कि हर इतने सेकेंड बाद ये फिर से बजेंगी। 120 सेकेंड को आप लिख सकते हो 2 मिनट लिख सकते हो, यानी कि हर 2-2 मिनट के बाद वो एक साथ रिपीट होके बजेंगी एक साथ। तो 60 मिनट, 1 घंटे का मतलब क्या है, 1H का मतलब क्या है, 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितनी बार बजेंगी, आप बोलोगे सर 30 बार। तो अभी एक बार बजी है और फिर अगले 60 मिनट में 30 बार बजेंगी, तो टोटल कितनी होंगी, 31 टाइम्स। कितना, 31 बार एक साथ वो बजेंगी। क्लियर हुआ फंडा। केवल पूछता कि कितने मिनट के अंतराल के बाद फिर से बजती, तो आप 2 मिनट पूछते हैं, लेकिन इन्होंने बोल दिया कि 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो हमें पता है 2-2 मिनट के बाद 2-2 मिनट के बाद रिपीट होंगी, तो 30 बार तो होंगी। और अभी 12 बजे बजी है, फिर अगले 1 बजे बजेंगी, तो ये एक ओवरलैप होता है, तो एक एक्स्ट्रा होता है। समझ में आया? चलो अच्छी बातें हैं। मज़ा आ रहा होगा तो लाइक वाइक करते रहना। ये देखो बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन सॉल्व करने बैठ जाओगे तो एग्ज़ाम में टाइम खींच लेगा, लेकिन इतना नहीं टाइम देना है आपको। ए की वैल्यू दिया है आपको 1/a का क्यूब निकालना है, यानी ए का मान कितना है 2 + √3 दिया है। देखो ए का मान जब दिया है, आप कभी भी लाइफ में निकाल के निकालना, 1/a का मान जब निकालोगे तो इसी का जस्ट क्या होता है, अपोजिट, यानी कि योज्य प्रतिलोम हो जाता है, तो 2 - √3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 2 - √3। अब निकाल के चेक कीजिए क्या हो जाएगा, 2 - √3। आपको क्या कह रहा है, इसी का क्यूब पूछ रहा है। आपने a का मान रखा, 1/a का मान रख दिया। चलो तो इसको अब सॉल्व करते हैं। तो देखो 2 + √3 यहाँ पे है, ब्रैकेट खोलेंगे -2 और +√3 का क्यूब, है ना। देखो चीज़ें आसान बनाने से होती है, अपने आप नहीं बन जाएंगे, प्रैक्टिस है। 2 से 2 गए, क्या बचा 2√3 बचे, है ना, इसका क्यूब। तो प्रैक्टिस करते रहिए। 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, √3 का क्यूब करेंगे तो 1 3 बाहर आ जाएगा, 1 अंदर बच जाएगा, तो 8 3 का 24 √3। सोल्यूशन क्या हुआ, आप बोलोगे सर 24 √3। मज़ा आ रहा है तो लाइक अभी के अभी एक बार फिर से सब लोग लाइक कीजिए यार, कब से पढ़ रहे हैं और एक लाइक नहीं किए हैं। अब लाइक सभी लोग कीजिए, और अच्छा लग रहा होगा तो आगे तो मैं सिखाऊंगा ही नेक्स्ट चीज़ें, मज़ा आएगा। बिल्कुल पूरे एंजॉय के साथ पढ़िए, ठीक है। चलो होमवर्क भी लेते रहना, जो होमवर्क मिला है सबका आंसर आप करते रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस हाँ हो गया, ऐसे हल्ला करना नहीं है। देखो अगर आपको सेक थीटा tan थीटा का मान दिया है, cos थीटा का मान पूछा है, तो इन चारों में से कोई एक होगा ही, ये आप बताएंगे, ठीक है। चलो ये मैथ का होमवर्क फर्स्ट है, अगर आपको आ रहा है तो लिखना मैथ MH1, ठीक है। मैथ का होमवर्क फर्स्ट का आंसर कितना आ रहा है आपका ABCD में वो बता देना। अगर कोई नेक्स्ट होमवर्क मिलेगा मैथ का तो MH2 लिख देना, है ना, कि मैथ का होमवर्क का दूसरे का आंसर। वैसे दूसरा नहीं मिलेगा, एक ही बहुत है। वो भी अगर आपको आएगा तो मैं आपको अभी भी आंसर बता दे रहा हूँ, लेकिन सॉल्यूशन करके चेक कर लीजिएगा, अगर आपका सही आएगा तभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर C मैं बता दे रहा हूँ सही है, एक बार आप रीचेक कर लीजिएगा। कुछ लोग सॉल्व करेंगे, इसका PDF सॉल्यूशन भी मैं दे रखा हूँ, तो इसको आपकी जिम्मेदारी है। देखो एक सवाल और कह रहा है, OXY तल बिंदु इतना इतना तथा इतना से समदूरस्थ है। ओहो हो, बहुत ही, देखो 3 बिंदु हैं, ये और ये OXY बिंदु, इससे है ना, यहाँ पे y होगा XY, तो कह रहा है समदूरस्थ है। मान लेते हैं 2 बिंदु है, देखो एक बिंदु यहाँ पे है -1, 1 है, एक बिंदु यहाँ पे है कितना 4, 3, है ना। एक और बिंदु है कहीं पर जो दे रखा है x और y। आपसे किस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि ये इस बिंदु की जो दूरी है वो बराबर है इस बिंदु की दूरी के, है ना। समदूरस्थ का मतलब क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है। और
आपको पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, तो इनके बीच की दूरी को बराबर दिखा दीजिए आप इनके बीच की दूरी को। चलो तो हम सॉल्व करने पे लग जाते हैं, आप भी साथ ही सॉल्व कीजिए। तो इसके और इसके बीच की दूरी देखो अंडर रूट में होती है, बराबर में इधर भी अंडर रूट में दिखाएंगे ना। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 1 का होल स्क्वायर, बराबर इधर भी सेम चीज़ें x2 माइनस x1 करेंगे तो x माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे तो y माइनस 3 का स्क्वायर। देखो अंडर रूट दोनों साइड है, तो दोनों साइड से आप चाहो तो रूट को गायब कर सकते हो, या दोनों तरफ वर्ग करोगे तो भी गायब हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y है ना, बराबर इधर आ जाओ इससे स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 माइनस 8x, इसका स्क्वायर कीजिए, होल वर्क खोलिए तो आप बोलोगे सर वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। देखो जादू अब दिखेगा आपको, क्या जादू है, इधर एक्स स्क्वायर है इधर है, गए काम से, हाँ सर हो गया, इधर वाई स्क्वायर है इधर वाई स्क्वायर है, गए काम से। आप बोलोगे हाँ सर, बचा क्या, जो बचा उसे लिख दो, इधर 2x माइनस 2y बचा, इधर क्या बचा है 8x माइनस में है तो इधर लेके आओ, प्लस में हो जाएगा 8x है ना, 6y इधर से है इधर लेके आएंगे तो प्लस 6y हो जाएगा है ना। और क्या बचा है, आप बोलोगे सर 16 और 9 है, तो 16 और 9 को जोड़ दो 25 हो जाएगा। और क्या, तो देखो 2x और 8x कितना 10x माइनस 2y प्लस 6y, आप बोलोगे सर प्लस 4y है ना, बराबर में क्या है, और देखो यहाँ पे 1 और 1 2 था, हम इस 2 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, तो 25 में से 2 को घटाएंगे साथियों तो 23 हो जाएगा, यानी 10x 4y बराबर 23। मज़ा आया, समझ में आया कुछ कहानी, कुछ नहीं है, केवल दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। ये दूरी का फार्मूला जिसे नहीं मालूम है लिख लीजिए, बहुत बार आएगा काम आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इंजॉय के साथ कीजिए यार, चीज़ें आपको करनी है तो अच्छे से कीजिए। ये वैल्यू दिया है, एक्स का मान पूछा है, ये सबसे इजी बना दिया हूँ मैं आपको लॉग का चीज़ें। तो चलो हम 3 को इसके 2 के नीचे लेकर आते हैं, यानी कि log x बेस 8 बराबर 2 के नीचे 3 को लेकर आते हैं। इससे हमने आपको एक ट्रिक दिया था कि दिस के पावर दिस वैल्यू, यानी 8 के पावर में 2/3 ये बराबर होता है दिस वैल्यू की, यानी यहाँ पे जो वैल्यू होगा, तो यहाँ पे क्या है x है ना। 8 को आप लिख सकते हो 2 के पावर में क्या है 3, ऑलरेडी इसके पावर में 2/3 है, बराबर x। देखो 3 से 3 गए काम से, तो 2 के पावर 2 का मान हो गया 4, x का मान आप बोलोगे सर 4। समझ में आ रहा है दोस्तों, अच्छा लग रहा होगा तो लाइक में कमी नहीं। अभी एक सभी लोग एक साथ, जितने लोग देख रहे हैं लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, सभी लोग एक साथ लाइक कीजिए। संख्या लाइक की कम नहीं होनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है, आपके लिए सर जी इतनी चीज़ें एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं। पढ़ाई तो हम आपकी करवा ही रहे हैं, चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ाए हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कराएं, मॉडल पेपर करा रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन करा रहे हैं, गेस्ट पेपर दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे हैं, क्या लेंगे क्यूज दे रहे हैं। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। जो लोग कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक की नंबर 1 की गारंटी में दे रहा हूँ, इससे बेस्ट अगर कहीं पे भी आपकी तैयारी हो जाएगी तो हमें भी बताइएगा। 9628004708 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, कांटेक्ट कीजिए और पूछिए कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या मैं पढ़ पाऊँगा, कितना समय है, कैसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए सर जी के साथ और आपको खुद ही हेल्प होगा, ठीक है। तो कॉल करे, क्या कॉल कीजिए ना, स्क्रीनशॉट लो, अभी के अभी कॉल करना ही है। अगर आपको डाउट्स हो रहा है, कंफ्यूजन है तो तुरंत कॉल करके पूछो, रिलैक्स फील करोगे, ठीक है। बहुत ही मिनिमम फीस है, आप सोच नहीं सकते इतने कम चीज़ों में क्या क्या मिलेंगी आपको। कांटेक्ट जरूर कीजिएगा।
देखो ये प्रेक्षण दिया गया है, माध्यिका दिया है, x का मान। आसान है, आसान है। कैसे? देखो पहले गिनते हैं। माध्यिका के लिए हमें गिनना पड़ता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि n का मान टोटल कितने नंबर हैं? आप बोलोगे सर 10 हैं, है ना। तो जब 10 संख्याएं हैं तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है? आप बोलोगे सर n/2वां पद, यानी 10/2वां, यानी 5वां पद और प्लस 6वां पद बटे 2, यही तो माध्यिका का फार्मूला है। आप बोलोगे हाँ सर। तो माध्यिका इन्होंने ऑलरेडी 63 दे रखा है। 5वां पद क्या है? आप गिनो, 1 2 3 4, 5वां पद x है और 6वां पद क्या है? x+2, यानी कि x+2 बटा में 2 कर दो, है ना। इधर 2 का मल्टीप्लाई करा दो, इसका काम इधर नहीं है। तो करोगे 2 3 6 और 2 6 12, 126। x और x जोड़ेंगे 2x+2, है ना। तो 126 बराबर आप लिख सकते हो, या 2 को इधर लेकर आओ तो 126 - 2 हो जाएगा बराबर 2x। तो 126 में से 2 को माइनस करोगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 124। तो x बराबर कितना? 124/2। तो 2 6 का 12, 2 दूना 4, तो 62। तो 72 का क्या आया साथियों? आराम से समझ में आया होगा आपको कि सर 62 होगा। लाइफ में दोबारा भूलेंगे नहीं, एकदम इजी वे दिया जा रहा है आपको सबसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। क्या कह रहा है आपसे? tan 15 का मान दिया है, तो आपसे पूछा है tan 15 cot 75, tan 75 cot 15 का मान बताइए। आप सुनो, tan 15 दिया है, आप cot 75 का मान बराबर होता है, यानी कि cot 75 का मान, जब देखो यहाँ पे जो वैल्यू रखनी है आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, नहीं मालूम है तो लिख लो क्या कि cot 75 का मान कितना होगा। अच्छा, उसको से पहले एक चीज़ और आपको दे रहा हूँ। tan 15 का है ना, तो tan 75 का मान, ठीक है। चलो, या फिर tan 15 का दिया है तो आप cot 15 का अगर निकालोगे तो इसका क्या है? प्रतिलोम होता है, यानी 2 + √3 आएगा। ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है, आपको याद रख लेना है ना। tan 15 का दिया है तो cot 15 का आपको अल्टरनेटिव याद होने चाहिए, ठीक है। अब सुनो, दूसरी चीज़ आपको वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। tan 75 अंश का मान का ज़रूरत पड़ेगा आपको। चलो तो कोई नहीं, हम वैल्यू रखते हैं। देखो ये दोनों वैल्यू tan 15 cot 75, है ना। आप इसको ऐसे लिखो, देखो tan 15 को लिखो tan 15। अभी एक लाइन और सॉल्व कर दे रहा हूँ। cot 75 को आप लिख सकते हो cot 90 - 15, 90 में से 15 को माइनस करेंगे तो 75 बचेगा, यानी cot 90 - θ = tan θ होता है, यानी कि tan 15 ही हुआ इसका मान। यानी कि आप पूरा सिस्टम हटा के इसके जगह क्या लिख सकते हो? tan 15 ही, है ना। यानी tan 15 ही आपको लिखना है, यानी 2 बार tan 15 क्यों लिखे हम tan² 15 भी तो लिख सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल सर लिखिए, मज़ा आ गया। प्लस देखो इधर cot 15 है, tan 75 को भी चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी cot 15 ही है, तो हम यहाँ पे भी cot² 15 लिख देंगे। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ सर अब थोड़ा आसान होने लगा। tan 15 का मान दिया है, रख दो 2 - √3 का स्क्वायर। cot 15 का मान आपने निकाला क्या? 2 + √3 का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर को खोलिए तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 + 3 - 2 और 2 दूना 4, यानी कि 4√3 प्लस इसको सॉल्व कीजिए। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 ए करेंगे तो 2 2 जा 4√3। आसान हो गया। कैसे? देखो ये -4√3 + 4√3 कट गया, 4 3 7 और 4 3 7, तो 7 और 7 जोड़ देंगे तो 14 आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कैसे सॉल्यूशन होगा? बिल्कुल याद रखेंगे आप। आपसे उम्मीद है कि आप इतने कुछ समय तक इसे याद रखिए जब तक एग्ज़ाम नहीं है।
रट्टा मार लो चाहे जो भी कर लो, याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ठीक है, बी का मान दिया है, ए यूनियन सी का मान दिया है। आपसे पूछा ए यूनियन बी यूनियन सी का कंप्लीमेंट, यहाँ पे डैश लगाना भूल गया था, यहाँ पे पूरक पूछा है आपसे, है ना। तो पूरक कैसे निकालेंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब होता है कि जो तीनों में कॉमन हो, यानी कि ए बी और सी में। तो ए और सी का तो आपको पता ही है, आप पहले निकालो ए यूनियन बी यूनियन सी का मान कितना होगा। चलो मैं कलर बदल दे रहा हूँ। तो ए बी सी यानी कि ए यूनियन सी में 1 2 3 4 5 6 है, इसमें 7 8 भी है, यानी कि सबको यूनियन का मतलब होता है संग, दोनों को एक संग मिला कर रख दो। तो क्या क्या हुआ आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, नहीं 8 तक ही है। तो इसमें देखो ओवरलैप भी हो रहा था, 6 दोनों में है, लेकिन हमें 6 को एक ही बार लिखना है ना। तो ये हो गया आपका क्या, आप बोलोगे सर ए यूनियन बी यूनियन सी का मान। आपसे पूछा है कि इसका डैश पूरक बताइए कितना होगा। पूरक का मतलब ये इसमें नहीं हो, तो यू में कौन सा संख्या है जो इसमें नहीं है, ठीक है। इन सबको देखो, ये 1 से लेकर 8 तक है, तो और यू में 1 से लेकर 8 तक आपके कट जाएंगे, कौन सा संख्या बचा 9, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी का जब आप कंप्लीमेंट निकालेंगे तो जो संख्या बचा है वही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। मज़ा आया, समझ में आया था। देखो समुच्चय से सवाल पूछा है, आपको समुच्चय करने होंगे साथियों, ऐसे नहीं चलेगा, आपको एक एक सवाल को समझ के जाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से इस क्वेश्चन को x के पावर 1/3 का मान पूछा है। देखो ऐसे सवाल आएंगे आपको, और आपसे एक काम करना, जहाँ पे x के पावर 1/3 है ना, x के पावर में 1/3 है ना, इसको कोई संख्या मान लो, m मान लो, k मान लो, कुछ भी मान लिए, तो आप ऐसे लिख सकते हो। किस तरीके से 2, इसको आपने माना m प्लस इसको क्या लिख सकते हो 2 के पावर -1 यानी कि 1/2 m लिख दे। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिखिए। चलिए तो अब आप इसके बराबर देखो क्या दे रखा है, आप बोलोगे सर ये इसके m केवल नीचे आएगा ना, केवल m नीचे आएगा, यानी 2x के पावर 1/3 का मान 1 है, बराबर में 5 दिया है। सॉल्व कर दें। देखो m का इधर m का गुणा कीजिए, 2m² प्लस 2 m इसका 5 में गुणा करिए, कितना हो जाएगा एलसीएम लेके, तो आप बोलोगे सर 5m को इधर लेके आइए, तो आप बोलोगे 2m² माइनस 5m अब प्लस 2 बराबर हो गया सर जी 0। तो 0 हो गया तो इसका फैक्टर कर लो ना, 2m² है, फैक्टर करने तो आता ही है। आप इसका गुणनखंड कीजिए तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 2m-1, देखो हमें 4 का मल्टीप्लाई करके तोड़ना है ना, और दूसरे ब्रैकेट में m-2 बराबर 0, यानी कि एक बार 2m-1 बराबर 0 लेंगे और दूसरी बराबर m-2 बराबर 0 लेंगे। तो यहाँ पे देखो m बराबर 2 हो गया पहला मान, और m किसको माने थे आप, x के पावर में 1/3 को माने थे, तो x के पावर 1/3 का मान क्या आया 2, तो एक ही ऑप्शन मैच कर गया, 2 इसमें है ना। अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो 2m बराबर 1 को उधर भेज दो तो 1 हो जाएगा, तो m बराबर कितना हो जाएगा 1/2, और m का ही मान कितना है x के पावर में 1/3, तो इसका भी माना कि 1/2, या तो 1/2 होगा या फिर 2, तो ऑप्शन नंबर या तो 1/2 या फिर 2, ऑप्शन नंबर बी। मज़ा आया, अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, 1250 रुपये 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। सिंपल से याद रखना, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज भी हो, साधारण ब्याज भी हो और 2 वर्ष का अंतर पूछे तो अंतर बराबर फार्मूला लिख लो। अंतर बराबर होता है P ब्रैकेट में R/100 के पावर में 2,
लिखो तुरंत फटाफट, ये ट्रिक है और इसी का यूज करेंगे। ये तो कई बार मैं करा चुका हूँ। अंतर पूछा है, पूछने दो। P का मान कितना दिया है 1250, R का मान कितना दिया है 402, है ना। सॉल्व कर दो, 4 से काटोगे कितने बार में, आप बोलोगे सर 25 बार में, तो ऊपर 1250 है, नीचे 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 625, है ना, 625। सॉल्व करो तो आप बोलोगे सर 625 दूना 1250, ये तो 2 ही बार में आ गया। अंतर कितना है यार, 2 रुपये का। यार सस्ता सवाल है, इसी में बहुत लड़के नहीं मालूम रहेगा तो खूब कंफ्यूज होंगे कि यार इतना कठिन सवाल आ गया, मेरा तो हालत ही ख़राब हो गया, मैं कैसे करूँगा, मुझे नहीं आता। अरे आता नहीं है, करना पड़ता है। मैं आपको एक एक ट्रिक दे रहा हूँ, क्यों, एग्ज़ाम में टाइम बचाओगे आप, तब जाके रेशवा एकेडमी का नाम रोशन करोगे। 2 समीकरण दिए हैं सरल रेखा के, इनके बीच का कोण, तो देखो 2 ट्रिक है, एक तो आप इसे सॉल्व करके करो और दूसरा अपने दिमाग का यूज करो। देखो 5x 5y के साथ जा रहा है, 7y 7x के साथ, मतलब गुणांक बदल जा रहे हैं। 5 जो x के साथ था ये y के साथ आ गया। तो जब गुणांक क्या हो, चेंज हो और साथ ही साथ चिन्ह भी चेंज हो जाए, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाता, इसको हम लोग बोलते हैं लंबवत कंडीशन। लंबवत, लंबवत का मतलब 90 अंश, ठीक है। तो ये हमें बिना सॉल्व किए बता सकते हैं कि इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितना है, 90 अंश है, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशन है। आपको कुछ नहीं करना है। अगर गलती से 5x + 7y और यहाँ पे भी 5x + 7y रहे और केवल ये वैल्यू बदलता 3 और 7, तब ये समांतर होता है। समांतर रेखाओं के बीच का कोण 0 होता है। दोनों चीज़ें याद रखिए, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी आएगा, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ सॉल्व करने से नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको सबसे बेहतर तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद 52, 16वां पद 82 हो, तो देखो समांतर श्रेणी कैसे होता है, a + d, a + 2d, मतलब बढ़ता जाता है। पहला पद a है तो दूसरा पद a + d होगा, तीसरा पद a + 2d। इसी तरीके से 10वां पद क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर a + 9d, है ना। 10वां पद ये दे रखा है 52। इसी तरह 16वां पद क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर a + 15d बराबर 82 दिया है। ये समांतर श्रेणी का सवाल है, अगर नहीं आपको मालूम होगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ कीजिए, इस दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए, ये माइनस ये माइनस कट गया। 15 में से आप क्या कीजिएगा, 9 को 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 6d बराबर, इधर कितना हो जाएगा 52 में से 82 घटाएंगे 30, तो d का मान कितना आ गया, आप बोलोगे सर 5। डिफरेंट क्या है, 5 आ गया आपका। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा 32वां पद, तो 32वां पद क्या होगा, a + 31d, यही होगा ना, a + 31d। और आपको पता है, क्या पता है, a का मान आपको निकालना होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, a का मान आप निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन से, हम इसी इक्वेशन से a का मान निकाल सकते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 52 - 9d, 9 और d का मान कितना निकाला है आपने 5, तो 9 × 5 = 45, सॉरी यहाँ पे 52 में से 45 को आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, a का मान 7, यहाँ पे रख दो, a बराबर 7 + 31 और d का मान आपने 5 निकाला है, तो 7 + 31, 5 × 5, 5 × 3 15, 115 में 7 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 162। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट है। मज़ा आ रहा है तो लाइक में कमी नहीं होना चाहिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है उसको रिपीट करके देखिए, छोड़कर भागना रास्ता नहीं है, आपको पढ़ना है। चलो अगले सवाल को देखते हैं। x की वैल्यू दिया है सिग्मा x का, सिग्मा x का स्क्वायर भी दिया है। मानक विचलन, ना जाने कितनी बार ये सवाल मैं बता चुका हूँ। मानक विचलन अलग अलग चीज़ें नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछा है। मानक विचलन का फार्मूला अंडर रूट में सिग्मा
एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एक्स बार क्या है आपका समांतर माध्य है, ठीक है। समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, इसमें इससे भाग देके एक्स बार का मान समांतर माध्य निकाल सकते हो आप, ठीक है। समांतर माध्य कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चलो वैल्यू रखते हैं, फार्मूले हैं तो वैल्यू सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा। सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर है ना, और सिग्मा एक्स का वैल्यू ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है, कितना 2500। नीचे कितना है n का मान, n कितनी संख्याएं हैं, 50 संख्याएं हैं, तो n का मान 50 माइनस एक्स बार का मान अभी आपने निकाला 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो। देखो 0 से 0 कटा 5 से, यानी कि 50 हो गया। इसको सॉल्व किए तो 50 हो गया, इधर 5 के स्क्वायर किए तो 25 हो गया। तो 50 में से 25 को माइनस करेंगे केवल 25 आएगा, और 25 को अंडर रूट से बाहर लेकर आएंगे तो 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट है, ठीक है। ए के साथ आपका आंसर जाएगा। देखो आयु वाले सवाल, और आयु वाले मैंने बताया है, जल्दी कोई सवाल नहीं कराता, मैं आपको आयु वाले सवाल भी करा रखा हूँ। तरुण वरुण 2 दोस्त हैं, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। हमने क्या बताया था, जब भी वर्तमान आयु दिया रहे तो 3x और 7x मान लो, है ना। चलो 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु इतनी हो जाती है। वरुण की आयु सुनो, वरुण अभी 7x का है, अभी कितना है 7x का है। 4 साल बाद कितने का हो जाएगा, 39 का हो जाएगा, है ना। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आप बता सकते हो 7x बराबर 4 को इधर लेकर आओ, माइनस करो 39 में से 4 को तो 35 बचेगा। तो x का मान कितना आ गया, 5। x का मान का 5 का मतलब ये x के जगह पे 5 रखोगे तो 5 3 15, और यहाँ पे दूसरे वाले में, यानी कि तरुण की आयु आ गई 15 वर्ष और वरुण की आयु आ गई कितनी, 7 5 35, यानी ये दोनों अभी वर्तमान में 15 और 35 साल के हैं। हमसे पूछा है 4 वर्ष पहले तरुण की आयु अभी 10 साल है, अभी 10 साल है, सॉरी 15 साल। 4 वर्ष पूर्व, यानी 4 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, आप बोलोगे सर 11 साल का रहा होगा। अगर अभी 15 साल का है तो 4 साल पहले 11 साल का ही तो होगा। आसान है, आसान बनाना पड़ता है। हिट द लाइक बटन नाउ एंड डू द सब्सक्राइब आवर चैनल। सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही क्या करेंगे, घंटी के बटन को टन दे दबा देंगे, आपको बेहतर तैयारी होगी यार। कहे ना, इससे गारंटी है रेशवा एकेडमी, ऐसा नहीं है, विश्वास है इस चैनल पे लाखों स्टूडेंट का। एक पेंसिल की लंबाई अधिकतम क्या होगी, जिसे एक आयताकार बॉक्स में जिसका बीमा 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर में रखा जा सके। हाँ, विकर्ण की लंबाई पूछा है, समझे। जैसे घनाकार आपका कमरा है, उस कमरे में अधिकतम लंबाई वाली छड़ जो रखी जा सकती है वो उसके विकर्ण के बराबर रखी जा सकती है। विकर्ण का फार्मूला क्या होता है घन का, आप लोग सर l² + b² + h², जिसको नहीं मालूम है रट लो, लिख लो, एग्जाम नज़दीक है, भूलेगा नहीं, ठीक है। 2 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर किए कितना हो गया 64, 6 का स्क्वायर किए 36 + 2 का स्क्वायर किए 4, 64 और 36 100, 100 में 4 जोड़े 104। 104 को आप क्या लिख सकते हो, कुछ फैक्टर वैक्टर होगा, हाँ हो सकता है फैक्टर। क्या 104 को आप लिखोगे सर 26 × 4, है ना, 4 × 26 लिख सकते हो। 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा बाहर 2, यानी 2√26। ऑप्शन नंबर सी। समझ में, आसान सा सवाल है। यानी उस बॉक्स में जो अधिकतम लंबाई की पेंसिल होगी 2√26 सेंटीमीटर की होगी। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक P और C अलग अलग पावर दिया है कि A के पावर x बराबर y के पावर b बराबर c के पावर z, और ये इतना फेवरेट हो चुका है एग्जामिनर का कि सेम टू सेम क्वेश्चन बिहार में, यूपी में, झारखंड के पेपरों में कई बार पूछा है और अरिहंत के बुक में भी दिया है। इस टाइप के सवाल रहेंगे, ABC का मान दिया रहेगा और हमेशा यही वैल्यू पूछता है, आपको यही वैल्यू पूछेगा, x y y z और z x का मान पूछेगा।
आपको निकालना है और बताना है कि सर जी इसका 0 होगा। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे याद रखो क्योंकि इस क्वेश्चन में चेंजिंग होता ही नहीं है, यही क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, केवल 0 होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 2 संख्याएं हैं 4 और 7 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दिया जाए। अच्छा 2 संख्याएं हैं, मानिए एक संख्या 4x है और दूसरी संख्या क्या है 7x है, यानी 4x है और 7x है। कह रहा है यदि दोनों संख्याओं में से 5 घटा दिया जाए, 5 ऊपर भी घटा दो 5 नीचे भी घटा दो, तो अनुपात कितना हो जाता है 1 और 2 हो जाता है। तो बड़ी संख्या क्या है, यानी कि 7x का मान पूछा है कि कितनी है। कोई नहीं, पहले हम इसे सॉल्व करके x का मान तो निकाल ले, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। तो 4 दूनी 8x माइनस 10 बराबर 7x माइनस 5 है ना। 7x को 8x में इधर लेके माइनस करेंगे तो x बचेगा, 10 को उधर लेके जाएंगे तो -10 + 10 यानी कि 5 बचेगा। x का मान आपने इजीली बता दिया कि सर कितना होगा 5 होगा। तो आपसे 7x का मान, बड़ी संख्या का मान पूछा है, यानी 7 × x यानी कि 35। ऑप्शन नंबर डी। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो आप हमें भी मोटिवेट करते रहिए, हम आपके लिए और भी हेल्प करेंगे, वर्क करेंगे। ठीक है, अब देखो दी गई आकृति में, अच्छा इस क्वेश्चन का फिगर मिसिंग है, आपको जो PDF दिया गया है उसमें फिगर है तो वहाँ से आप कर लेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल कह रहा है कि sin थीटा और cos थीटा बराबर √2 है, तो थीटा का मान कितना होगा। अच्छा आप सीधे सीधे वर्ग कर दो, इधर भी वर्ग कर दो इधर भी वर्ग कर दो, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, वर्ग करने पर a + b का होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √2 का वर्ग करोगे तो 2 हो जाएगा। आप बोलोगे कि हाँ सर इसका मान कितना होता है, आप बोलोगे सर 1 होता है ना, होता है, नहीं होगा तो भी कर देना, करना पड़ेगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2, तो आप इसको क्या करो इधर लेकर आओ। ठीक है, बराबर के इधर इसे भगा ले जाओ ना। चलो तो इसको हम उधर लेके जाते हैं, तो आपको पता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान कितना हो गया 2, इधर एक आएगा 1 माइनस हो जाएगा तो यानी 1 बचा। आप बोलोगे हाँ सर बचा। और आपको एक चीज़ और पता है क्या, कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये किसका फार्मूला है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप बोलोगे सर ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है, क्या है, साइन 2 थीटा का फार्मूला है। नहीं पता है तो जाके बुक में नकल मार के देख लीजिए, साइन 2 थीटा बराबर 1 है ना, यानी कि साइन 2 थीटा बराबर 1 को हम लिख सकते हैं साइन 90 अंश। देखो साइन और साइन दोनों साइड से ऑपरेट, 2 थीटा बराबर 90 अंश, तो थीटा बराबर आप बोलोगे सर 45 अंश। और आप इसको रटे रहो, ज़्यादा सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, इस क्वेश्चन का 45 अंश आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी रिपीटिंग करता है। मज़ा आ रहा है, अच्छा समझ में आ रहा होगा, तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, इतना वर्क किया जा रहा है। ये देखो log m माइनस log n बराबर इतना दिया है ना। तो आपको पता है, क्या पता है कि log m माइनस n क्या होता है, log m बटे n, क्या log m बटे n है ना, बेस 10 है, बेस 10 रहने दो, बराबर 1 है, 1 रहने दो, या फिर 1 को आप चाहो तो log 10 भी लिख सकते हो, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है। और हमने बताया था log 1 की वैल्यू पूछेगा तो 0, log 10 की वैल्यू 1। ये क्यों किया गया, क्योंकि इधर log 10 इधर log 10 ऑपरेट। क्या बचा, आप बोलोगे सर x + 1 ऊपर x - 1 नीचे बराबर 10, मल्टीप्लाई करा दो, यानी x + 1 बराबर 10x - 1 है ना। आपसे x का मान पूछा है, तो देखो 10x है, इधर ये आएगा तो 9x हो जाएगा, ये 1 इधर है तो आएगा तो 2 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया, 2/10
9 है ना। चलो देखो एक चीज़ क्या छूटा है, 10 का गुणा किए तो 10x प्लस -10 होगा ना, है ना। तो 10 इधर आएगा तो 11 ना हो जाएगा। आप बोलोगे सर x का मान आ गया है 11/9, क्योंकि आंसर में 11/9 दिया है। ठीक है, तो कभी कभी आपको रीचेक करना है, अगर आंसर नहीं मैच करना है तो तुरंत चेक करोगे कहाँ पे कुछ छूटा है। ठीक है, ओके गुरुजी, ओके। एक अगला सवाल, 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के त्रिज्य खंड का परिमाप इतना है। अच्छा, त्रिज्य खंड है, त्रिज्य खंड कैसा है, कोई त्रिभुज है, इसका कोई पार्ट काट के निकाल गया है। जैसे तरबूज को आप यहाँ से मान लो काट करके निकालते हो ना, मान लो ये वाला हिस्सा कट करके इतना निकल गया है और इसका परिमाप दिया है, परिमाप दे रखा है कितना 16.4। तब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, आपसे इसका क्षेत्रफल पूछा है ना। क्षेत्रफल का फार्मूला लिख लो, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला आपको शायद नहीं मालूम होगा, और जो लोग हमारा थ्योरी वीडियो देखे होंगे चैप्टर का, मैंने बताया था 1/2 L/R, है ना, L/R। ये क्या है, L है चाप की लंबाई, ये वैल्यू L है। तो आपको एक चीज़ और इन्होंने देकर आसान कर दिया, 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, यानी कि ये 5.2 मीटर है, सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये भी 5.2 होगा। और आपको परिमाप में क्या होता है, ये 5.2, ये 5.2 और ये पूरा L, ये टोटल वैल्यू कितना दिया है 16.4, कितना 16.4, यानी 5 5 10, यानी कि 10.4, और ये L, ये बाहर वाले को मिला लेंगे, L का मान मिलाकर कितना दे रखा है 16.4। तो आप L का मान नहीं निकाल सकते हो, आप बोलोगे सर 16.4 में से 10.4 को माइनस कर देंगे तो L का मान आ जाएगा कितना, बताओ, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना। आप बोलोगे हाँ सर आ गया, आ गया, बस रख दो। हाफ L का मान आपने निकाला 6, R का मान ऑलरेडी इन्होंने दिया है, त्रिज्या 5.2, 2 से 6 को काटे 3 बार में, 3 का गुणा 5.2 में कीजिए, बताइए, तो 3 दूना 6, 3 5 15, यानी 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। समझ में आया, ये फार्मूला नोट कर लो, नोटेड, ठीक है, त्रिज्य खंड है, ओके। चलो, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, आपको AB/A+B, बस यार इन्हीं दोनों का गुणा करा दो। अब गुणा कराओगे आप, और आसान है, कुछ मल्टीप्लाई में है नहीं, थोड़ा सा इसमें फार्मूला लगना ही नहीं, सिंप्लीफिकेशन है, सॉल्व करके बताइएगा। अगर आप सॉल्व कर पाएंगे और इसका आंसर आपका आएगा XY/X² + Y², तो सही मानिएगा, आपकी जिम्मेदारी पे है, मैं आपको दे रहा हूँ, तब आप सही मानिएगा, ठीक है। और अगर आ जाएगा तो आप कमेंट करके भी बताइएगा कि मैथ का होमवर्क का MH2 का आंसर ए होगा, है ना, दूसरे होमवर्क का आंसर ए होगा। एक और सवाल आपसे पूछ रखा है, एक पहिए 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4,000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या पूछा है। हाँ, आराम से आप पहिए की त्रिज्या यानी 2πr, पहिए की परिधि कितनी होती है, कितनी होती है, आप बोलोगे सर देखो ऐसे सवाल में आपको तय चक्करों की संख्या पूछा है ना, चक्करों की संख्या। तो आपको पता है कि ये जो पहिया है इसकी परिधि ही तो होती है, यानी कि परिधि को हम लोग बोल सकते हैं 2πr, ठीक है। और चक्करों की संख्या, कितने चक्कर लगा रहे हैं, 4,000, यानी कि 44 किलोमीटर चलने में 4,000 चक्कर लगाना पड़ा, है ना। 44 किलोमीटर, यानी इसको हम मीटर में बदले तो 44,000 मीटर चलने में इसे कितना चक्कर लगाना पड़ा, 4,000। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 मीटर। ये क्या है, एक चक्कर में
एक चक्कर में, अगर ये ऐसे पहिया है तो एक चक्कर में कितने दूरी चलेगा? आप बोलोगे सर 11 मीटर। और एक चक्कर जो होता है यही वृत्त की परिधि होती है पहिए की, यानी 2πr में कितनी दूरी चलेगा? आप बोलोगे सर 11 मीटर, है ना, 11 मीटर। तो सुनो, आपसे ये त्रिज्या पूछा है, r का मान पूछा है, तो r बराबर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर 11/2 इंटू पाई। पाई का मान कितना होता है? आप बोलोगे सर 22/7। तो 7 को मैं ऊपर रख दूं? आप बोलोगे बिल्कुल रखो सर, आपका है, आप करिए। तो 11 से 22 2 बार में, यानी कि ऊपर 7 और नीचे 2 दूना 4। तो 7 को 4 से भाग कर दो, 7 एकम 7, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 7 28, 2 बचा, 4 पंजे 20, यानी कि 1.75 मीटर वो क्या है? पहिए की त्रिज्या है। और वही पहिए की त्रिज्या को हमने दिखाया था 2πr, यानी कि परिधि। समझ में आई बात? बहुत ही आसान है ऐसे सवाल। देखो, इसके बेस्ट पे आपका आने वाला एग्ज़ाम होगा, तो आपको जो भी दिक्कत होती है यहाँ से दूर होगा। और पढ़ाई की नंबर 1 की गारंटी है, चैलेंज के साथ मैं कर रहा हूँ, एकदम बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगी। और बहुत सारे स्टूडेंट अभी न्यू हैं हमारे साथ, मुझे पता है डेली हजारों स्टूडेंट जुड़ रहे हैं और वो अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अच्छा जगह ही नहीं मिल पा रहा है। अगर आपको अब भी विश्वास है कि नहीं, हाँ यहाँ से मुझे हेल्प हो सकता है, तो आप हमारे साथ जुड़कर पूरी तैयारी कीजिएगा। ये दोनों नंबर है, व्हाट्सएप करो, पॉलिटेक्निक लिखकर, POLY केवल लिख के व्हाट्सएप कर दो, आपको 5 सेकंड के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा जो भी इंफॉर्मेशन होगी। अगर आप हमारे पेड क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो मिनिमम फीस, और न्यू ईयर के लिए यानी अगले साल के लिए जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए। बात करने में क्या है, कॉल करें क्या? आपका जवाब होना चाहिए हाँ, कॉल करना चाहिए सर, अच्छा जगह है। और सुनो, आपके लिए इतनी देर से सलूशन कराया जा रहा है और आपका हेल्प किया गया है। आपसे सिर्फ एक ही सपोर्ट चाहिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने मोबाइल में, दूसरे के मोबाइल में भी कर सकते हैं। और एक लास्ट सपोर्ट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करेंगे, और कुछ नहीं। इतनी देर है और इतना तो हक बनता भी है कि आपके लिए टीचर करा रहे हैं, तो एक सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा लगा, बुरा लगा, या जो भी आपके डाउट से कन्फ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछेंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो 2 कमेंट करो, 4 करो, 10 करो, 2 के पावर n कमेंट करो, जितना मन करे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब भर देना। ऑल दी बेस्ट है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। स्वागत है आपका इस चैनल पे, रेसवा एकेडमी।